नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आजकल हर तरफ महंगाई को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल खड़े हों भी क्यों ना, चाहे आपका थोक महंगाई दर हो, चाहे खुदरा हो, उसके जो आंकड़े हैं वो परेशान कर रहे हैं सरकार को भी और जो आम उपभोक्ता है उसको भी। और विपक्षी दलों के लिए तो ये एक अवसर होता है। हम तो 70 के दशक से महंगाई मार गई गीत सुन रहे हैं और 2008 में फिर आमिर खान ने भी एक फिल्म में ये गीत बजाया। अभी प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर थे, एक बच्चे से बात कर रहे थे, उसमें भी एक स्टैंडिंग कॉमेडियन कुणाल कामरा ने वो आमिर खान की फिल्म वाला गीत डाल करके उसकी एक मिमिक्री करने की कोशिश की, मजाक उड़ाने की कोशिश की। और जब लोगों ने कहा कि आप बच्चे के साथ इस तरह की ट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको वो हटाना पड़ा। लेकिन वो तो केवल संदर्भ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से महंगाई इस समय, चाहे मुख्य धारा का मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वहाँ किस तरीके से एक मेन मुद्दा बन गया है। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं और उनसे इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, गहराई में जाकर के जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये महंगाई है क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका उपाय क्या है, उपाय है भी या नहीं है। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने पत्रकार राजीव रंजन झा। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और आर्थिक मामलों के जानकार एडवोकेट विजय सरदाना जी। सरदाना साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरदाना जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूँ। महंगाई जो पिछले 8 साढ़े 8 साल में काबू में दिखाई दे रही थी, वो अचानक तटबंध क्यों तोड़ रही है, बढ़ क्यों रही है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है और एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपने आज चर्चा करी है। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का या समाज का एक आज की मॉडर्न दुनिया में एक आधार होता है एनर्जी कंजम्पशन। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि आपके समाज में कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, जितना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है मतलब आप उतने ही डेवलप्ड होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जो एनर्जी सोर्स हैं, जिसको हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, जो पेट्रोलियम सोर्स है हमारे पास, उसमें हम कम से कम 80% से ज्यादा आयातित सोर्स पे निर्भर हैं। और जब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन, उससे पहले कोविड रहा, फिर कंटेनर और शिपिंग का प्रॉब्लम रहा, अब यूक्रेन रशिया वॉर में क्राइसिस हुआ और रशिया अपने आप में एक काफी बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है दुनिया में और पूरी दुनिया ने उस पर सैंक्शन लगा दिया कि हम आपसे पेट्रोल डीजल या किसी भी तरह की एनर्जी या कोई भी और प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ये सब बातें कुल मिला के सोर्स डिसरप्शन में, ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन में, इंटरनेशनल करेंसी में डिसरप्शन को लेके, बाकी सप्लाई चेन के डिसरप्शन को लेके, अगर आप एक क्यूमुलेटिव फैक्टर देखें तो महंगाई काफी हद तक बढ़ गई है। जब आपका क्रूड प्राइस बढ़ता है तो जिसको कहते हैं ना कि बेस लाइन आपकी काफी बढ़ गई। उसके अलावा इस देश में जब कोविड आया, दूसरी तरफ आपके बॉर्डर्स पे चाइना की चुनौतियां और बाकी चुनौतियां आने से आपने जो सब्सिडी देनी शुरू करी, करीब 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ा और उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर के रेट करीब 210% बढ़ गए और बाकी जो आयातित चीजें हैं, खाने का तेल है, इन सब कुल मिला के चीजों में आपको खर्चा बढ़ाना पड़ा। अब समस्या ये थी कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इस देश में गरीबी है, तो गरीबों के लिए आप हर चीज के रेट नहीं बढ़ा सकते।
तो फिर आपको सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। तो दोनों तरफ से चुनौती ये हुई कि एक तरफ आपकी महंगाई बढ़ती गई, बेसलाइन खर्चा आपका बढ़ता गया एनर्जी का, और दूसरी तरफ गरीबों की आबादी बढ़ती गई कोविड के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण, जिसके लिए आपको एडिशनल सब्सिडी चाहिए थी। तो सबसे आसान तरीका यह था कि फ्यूल पे टैक्स लगा दिया जाए। जी और जी फ्यूल क्योंकि बेसिक आइटम है, कलेक्शन में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पैसा इकट्ठा करके कंज्यूमर से सरकार को सिर्फ ट्रांसफर करना होता है, कोई बहुत लंबी चौड़ी टैक्स कलेक्शन मशीनरी की जरूरत नहीं होती है। तो कुल मिला के फिर ये हुआ कि एक तो पेट्रोल के रेट बढ़े, फिर उस पे टैक्स बढ़े, और उन सब का असर ये हुआ कि बाकी चीजों के रेट बढ़ने शुरू हुए, और फिर लास्ट में मौसम की मार पड़ी गेहूं पे आके। तो अब ये नहीं पता कि अगले साल गेहूं कैसा होगा, आने वाले दिनों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, बारिश का थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बना हुआ है, हालांकि नॉर्मल मॉनसून का कहा गया है। तो कुल मिला के भारत सरकार को प्रिकॉशनरी अप्रोच लेने पड़े, और इन सब बातों का ये रहा कि जो आज हमारे सामने है कि स्थिति कई जगह पे कॉम्प्लिकेटेड होती गई। जी जी जी, बहुत ही अहम बिंदु आपने सबके सामने रखे हैं सरदाना जी। राजीव जी, क्रूड की बात अभी आई है कि जब इसके प्राइस बढ़ते हैं तो महंगाई अपने आप उछाल ले लेती है। और जब भी ईंधन के दाम बढ़ते हैं, चाहे सीएनजी हो, चाहे गैस हो, अ, हर तरह के जब भी ईंधन के दाम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है। और इसका ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने की कोशिश होती है। केंद्र की तरफ से कभी कोई आधिकारिक तौर पर ना कहा जाए, लेकिन दाएं बाएं करके ये कहा जाता है कि भाई राज्यों के भी तो टैक्स कम नहीं हैं, राज्यों ने भी तो दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं। तो ये पॉलिटिकल जो गोलबंदी होती है, एक दूसरे के खेमे में जो ये बॉल उछाली जाती है कि हम नहीं, ये जिम्मेदार हैं, एक तो ये कितना ठीक है। नंबर दो, क्या टैक्स कम करके राज्य सरकारें जो विकास की योजनाएं हैं, जो कल्याण की योजनाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन पर किसी तरह का वज्रपात कुठाराघात कर सकती हैं क्या? कोई इस तरह का कोई कठोर निर्णय ले सकती हैं क्या सरकार? और अल्टीमेटली इसका जो विक्टिम है, जो इसका पीड़ित है, उस पक्ष को राहत कैसे दें सरकारें? दो तीन सवाल हैं, इनका अगर उत्तर आप दे सकें तो। जी, सबसे पहली चीज तो सरदाना जी ने बहुत अच्छे से उस परिदृश्य को समझाया जिसके चलते इस समय हमें यह महंगाई इतनी ऊंचे स्तर पर दिख रही है। तो उस परिदृश्य को दोहराने की जरूरत नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से उस चीज को समझा दिया है। तो अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए, ये ऐसा नहीं है कि महंगाई जो है वो सिर्फ भारत में है, यह एक वैश्विक महंगाई है। हमसे ज्यादा अमेरिका परेशान है, 40 साल से ज्यादा की ऊंची महंगाई वहां पे दिख रही है। उसके चलते सारी दुनिया में अगर महंगाई है तो आप कहें कि भारत उससे बचा रह जाएगा, तो ये मतलब थोड़ी ज्यादा आशा करना है, मतलब किसी सरकार से। और ये कुछ वैसी ही आशा है जैसे कि अभी हाल में खबर आई थी कि दिल्ली में 49 डिग्री तापमान हो गया। तो मैं पूछूं कि अरे गर्मी इतनी बढ़ गई, मोदी सरकार कर क्या रही है, या केजरीवाल सरकार क्या कर रही है? तो अगर दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है और 49 डिग्री तापमान पहुंच गया है तो इसमें न मोदी साहब कुछ कर सकते हैं, न केजरीवाल साहब कुछ कर सकते हैं। दोनों एक साथ आप लेकर के चलिए। मतलब इसमें जब इस तरह से वैश्विक महंगाई बढ़ती है तो उसमें किसी एक देश की सरकार के हाथ में बहुत ज्यादा विकल्प बचते नहीं है। लेकिन फिर क्या ये कह के सरकार छुट्टी कर लेगी अपनी कि नहीं, हमारे करने के लायक कुछ है भी नहीं। दूसरी एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसे अभी टैक्स की बात बताई सरदाना जी ने कि क्यों टैक्स बढ़ाना पड़ा था पेट्रोलियम पर, पेट्रोल और डीजल पर। वो समय ऐसा था, खास करके ये जो टैक्स बढ़ाए गए थे जब 2020 में कोरोना की पहली लहर आई थी, और उस समय लगभग सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, और टैक्स कलेक्शन बाकी जितने स्रोत थे, जितने सोर्स हैं, उन सबसे टैक्स कलेक्शन ठप हो गया था। तो जी वैसे जी में सिर्फ एक पेट्रोल डीजल ही चीज थी जो
अगर बिके तो उस पर टैक्स हाथ के हाथ लिया जाता है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिना लीकेज के साथ सरकारी खजाने में पहुंच भी जाता है। बाकी हर जगह लीकेज की गुंजाइश रहती है, यही एक ऐसी जगह है जहां पर लीकेज नहीं होती है और जहां पर जितना टैक्स आप लगाते हैं वो लगभग सारा का सारा सरकारी खजाने में पहुंचता है। तो इसलिए उस समय सरकार के सामने भी जो एक दोहरी चुनौती थी कि उसके टैक्स कलेक्शन एकदम से गिर गए थे और जनता को बहुत बड़ी राहत देनी थी और उसके लिए बहुत भारी खर्चे करने भी थे। तो अगर खर्चे करने हैं, कमाई कम हो गई है, तो फिर उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना था। तो उस समय मोदी सरकार ने वो रास्ता निकाला जब पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाया गया था। लेकिन अब वहां से चल करके हम आज ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर जीएसटी कलेक्शन, आपका जीएसटी संग्रह जो है वो 1 महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। उससे पहले भी, 1 महीने की बात नहीं है, उससे पहले भी हमने लगातार कई महीनों तक देखा है 1,30,000 40,000 इस दायरे में टैक्स कलेक्शन रहा है। तो टैक्स कलेक्शन अब काफी बेहतर हो गया है। इसलिए जिन परिस्थितियों में टैक्स बढ़ाया गया था पेट्रोल डीजल पर, उसके काफी अलग अब टैक्स कलेक्शन काफी अच्छी स्थिति में दिख रहा है। तो यहाँ पर सरकार के सामने एक अच्छा समय है जब उस समय जो एक आपातकालीन व्यवस्था के तहत पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया था केंद्र सरकार ने, उसे वो रोल बैक करे। यदि वो रोल बैक नहीं करेगी तो फिर उसमें दिक्कत है। मतलब या तो फिर लगेगा कि सरकार को आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था पर बहुत भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि ये जो टैक्स कलेक्शन अभी बढ़ा है वो स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है और उसमें फिर कभी भी गिरावट आ सकती है। शायद कहीं सरकार आंतरिक रूप से आत्मविश्वास इतना नहीं देख पा रही है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर टैक्स कलेक्शन को सरकार स्थायी मान रही है कि हाँ ये टैक्स कलेक्शन बढ़िया है और ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर ये सही समय है कि पेट्रोल डीजल पर जो आपातकालीन व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाया था उसे कम किया जाए। क्या उससे बात बन जाएगी? ऐसा नहीं है। मान लीजिए भारत में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बड़ा ऊंचा है जैसा कहा जाता है। हालांकि अगर आप वैसे पेट्रोल डीजल के दामों की तुलना करें तो भारत में ऐसा नहीं है कि सबसे ऊंचे दाम है। भारत से बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे दाम तमाम दूसरे देशों में है, उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन उस बहस में जाने का फायदा नहीं है। मसला ये है कि यदि सिर्फ भारत में ऊंचे पेट्रोलियम टैक्स की वजह से महंगाई होती तब तो ये टैक्स आप रोल बैक कर देते और समस्या सुलझ जाती। मसला जी सिर्फ जी उतना नहीं। वैश्विक महंगाई जो है वो तमाम तरह की चीजों पर है, तमाम उत्पादों पर है। उसमें कहीं पर सप्लाई डिसरप्शन का मसला है, कहीं पर दूसरे मसले हैं। रूस यूक्रेन की बात का जिक्र किया अभी सरदाना जी ने। तो ये जो वैश्विक महंगाई है ये अपने आप ही ठंडी होगी। मतलब ये तंदूर है जिसको आप पानी के छींटे डाल करके नहीं बुझा सकते हैं, उसको ठंडा नहीं कर सकते हैं। ये तंदूर गर्म हुआ है, ये तंदूर अपने आप ठंडा होगा। उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा और सरकार के सामने एक विकल्प इस समय जो है जो जनता को एक तात्कालिक राहत दे सकता है। क्योंकि अभी देखिए थोक महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, पहली बार अभी पिछले कुछ वर्षों में 15% के ऊपर पहुंच गए हैं। तो स्थिति जी चिंताजनक है, इसमें कोई संदेह नहीं है और सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकारों की भूमिका बाद में आएगी। पहले केंद्र सरकार अपने हिस्से का काम कर दे, उसके बाद राजनीति जो होगी वो भाजपा और दूसरे दलों की, वो अपना राजनीतिक स्तर पर लोग देखें। पहले केंद्र सरकार एक पहल कर दे। बहुत सही बात आपने कही है राजीव जी। विजय जी, राजीव जी कह रहे हैं कि कुछ समय इंतजार कर लीजिए, तंदूर है, अपने आप थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके ठंडे होने का इंतजार करें या सरकार के हाथ में कुछ उपाय हैं जिनको वो फौरी तौर पर उठा सकती है, कर सकती है, जिससे जो सबसे ज्यादा पीड़ित माना जाता है वर्ग, उसको कुछ तो राहत मिले इस महंगाई से। देखिए, बहुत सही सवाल आपने कहा, लेकिन अब बात यह है कि तंदूर भी बहुत बड़ा है। तंदूर भी अगर छोटा होता तो आप पानी के छींटे मार के या कुछ और कर लेते। आपके पास 144 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ की आबादी, और इसमें हम ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के आसपास हम फ्री राशन की बात कर रहे हैं। अब जहां तक बात है महंगाई की, तो निश्चित रूप से उसमें 80 करोड़ के आसपास जब हम कहते हैं कि लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, तो जब इससे जहां तक महंगाई है राशन की या गेहूं की या चावल की, तो इसका असर तो काफी हद तक उस पर कम हो जाता है।
अब रही बात दूसरी चीजों की कि इसमें से जो वल्नरेबल सेक्शन है जिसको हम बीपीएल फैमिली कहते हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो डेली पेट्रोल डीजल की मार का असर झेलते हैं और किस परसेंट तक झेलते हैं। जी जी। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है, जो वास्तव में चिंता की बात है, वो है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और खासकर रोजगार जो एमएसएमई सेक्टर में आता है। देखिए, बड़ी कंपनियों को अगर आप बात करें तो उनके पास अभी संसाधन हैं, अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखें, उनके पास रिजर्व्स हैं कि वो कम से कम इस तरह की हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर को 3-4-5 महीने तक झेल सकते हैं। और तब तक उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन और रशिया और यूरोप के बीच में कोई समझौता बनेगा, क्योंकि हम ही परेशान नहीं है, यूरोप हमसे ज्यादा परेशान है, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन है। लेकिन अमेरिका को मैं इसलिए डिस्काउंट करता हूं कि दुनिया में कहीं पे भी अगर युद्ध होता है या वॉर होती है तो उससे अमेरिका को फायदा ही होता है। तो अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं इस लड़ाई को रुकवाने में। लेकिन अल्टीमेटली ये सारी जो हीट है वो यूरोप पे है, और अगर यूरोप की पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी मैच्योरिटी दिखाए और रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम करे तो बात बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रंट जो गर्म हो रहा है वो आपका साउथ चाइना सी, ताइवान और चाइना को लेकर एक नया फ्रंट खुलने की उम्मीद में बैठा है। तो इस समय वर्ल्ड लीडर्स G7 और G20 के लीडर्स को एक समझदारी दिखानी चाहिए। अपने ईगो पॉइंट से सबको पीछे हटना पड़ेगा, ताकि दुनिया में जो क्राइसिस हो रहा है इस स्थिति में आप इस समय युद्ध करें या ना करें, आर्थिक स्थिति हर देश की खराब हो रही है, जनता परेशान है, तो आपको अब नए युद्ध की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये कहूं कि इस समय सबसे बड़ा जो दारोमदार लगता है मुझे, वो है यूरोप के पॉलिटिकल लीडर्स का। उनको यूक्रेन रशिया के बीच में बैठ के एक रास्ता निकालना चाहिए, ईगो पॉइंट से हटना चाहिए। क्योंकि अगर ये मान ले कि नेटो एक्सपेंशन होने के कारण उनकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह की मिसाइल टेक्नोलॉजीज और बाकी चीजें हैं, वो खतरा हमेशा बना रहेगा और कभी भी और किसी भी स्थिति में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। तो इस समय अगर अंतरराष्ट्रीय स्थिति देखें जिसपे हमारी आज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है, वो नॉर्मलाइज होने में अभी 3 से 4 महीने लगेंगे, ये मेरा असेसमेंट है। जी रही जी। बात कि भारत में भारत सरकार क्या कर सकती है, फूड सिक्योरिटी के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए अनाज की सप्लाई जारी रखे। बेसिक हेल्थ केयर पे सरकार ने काम किया। एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, जहां पे रोजगार का सबसे बड़ा चुनौती है। मुझे लगता है भारत सरकार को अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में और जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको भी अपने बिजनेस मॉडल में ये ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री से जब वो सर्विसेज लेते हैं उनको टाइमली पेमेंट करें। इससे ये होगा कि वो कंपनियां काम करती रहेंगी, उनके यहाँ प्रोडक्शन जारी रहेगा और उनपे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस नहीं आएगा जो देश की जरूरत है। इस समय बड़ी कंपनियां और भारत सरकार दोनों के पास पैसा है। बड़ी कंपनियों के पास रिजर्व्स हैं, भारत सरकार के पास जीएसटी की कलेक्शन है। तो कम से कम स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री का पैसा ना रोका जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति जारी रहे, एम्प्लॉयमेंट पे असर ना आए और 140 करोड़ की आबादी जो किसान प्रोडक्शन करेगा उसको कंज्यूम करने के लिए तैयार है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ रहे हैं, इसका फायदा भी भारत के कृषि और किसानों को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सिचुएशन कैन बी मैनेज्ड। सिर्फ इशू आता है एम्प्लॉयमेंट को लेके, और उसके लिए मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट देना चाहिए और कम से कम जो कंपनियां और जो डिपार्टमेंट उनसे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लेते हैं उनको टाइमली पेमेंट कर दें। अगर इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ा रिलीफ हमें मिल सकता है। बहुत सही तथ्य आपने रखे हैं विजय जी। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे बीच में जी। हाँ, जब उन्होंने बताया कि तंदूर बहुत बड़ा है तो मुझे ध्यान आया कि एक तंदूर बड़ा छोटा था, हमारे पड़ोस में था, मतलब है ही, और उस तंदूर को पानी की छींटे डाल करके बुझाया गया। तो फिर क्या हुआ, वहां पर हमें सब दिख रहा है। बात श्रीलंका की कर रहा हूँ। वहां पर श्रीलंका की सरकार ने जितनी लोक लुभावन योजनाएं की, मतलब अभी उससे तो मतलब
केजरीवाल और तमाम दूसरे नेता भारत में जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उसके सामने तो मतलब वो श्रीलंका के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो उसी रास्ते पर वो हैं। लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह से अपने उदाहरण से दुनिया भर को सीख दी है कि वो रास्ता जो है अंततः कहाँ जाता है, उसको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अगर अपने भरोसे छोड़ दिए जाएं तो उनकी हालत श्रीलंका से अलग नहीं है। जिस तरह से उनके राज्य सरकारों के खजाने खाली हैं और उनकी कमाई शून्य है एक तरह से, मतलब खर्चों के लिहाज से यदि देखें तो उनके पास कुछ नहीं है। यदि केंद्र सरकार का हाथ ना हो उनकी पीठ पर तो फिर मतलब उनके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना या अपने कर्मचारियों को वेतन देना तक भी बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब श्रीलंका में जो हो रहा है वो सिर्फ श्रीलंका में होगा और यहाँ पर हम उससे कोई सबक नहीं ले सकते। हम सबक यही ले सकते हैं कि यदि आप एक हद से बाहर जाकर मतलब यदि आप संतुलन ना बनाएं कि जनता को राहत देनी है, वो एक ज़रूरी चीज़ है, और साथ में सरकार का खजाना भी मजबूत रहना चाहिए। सरकार का खजाना यदि मजबूत नहीं रहा तो फिर चीज़ें हाथ से बेकाबू हो जाती हैं और फिर आप जनता को राहत देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार चलाने लायक भी नहीं रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजीव जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, हाल में केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाने का अहम फैसला किया है। इसकी वजह क्या है और जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से रिएक्शंस आए हैं वो कितने जायज़ हैं? हालांकि भारत सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी तो कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं कांग्रेस की तरफ से, कुछ सो कॉल्ड फार्मर्स लीडर की तरफ से कि साहब हमारा गेहूं जो है वो उसको अच्छे दाम मिल जाएं, इस पर क्यों रोक लगाने की कोशिश हो रही है। तो इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, बताइए। जी, यदि विजय जी नहीं बैठे होते तो मैं ज़रूर कोशिश करता अपनी ओर से इस बात को सामने समझाने की, लेकिन जब विजय जी बैठे हुए हैं तो मैं आपके सवाल को बिल्कुल जस का तस उठा करके विजय जी के सामने रख देता हूँ। विजय जी, आप बताइए इसे। जी जी जी। धन्यवाद राजीव जी। देखिए, मेरे को लगता है कि जो वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाए, ये भारत सरकार का बहुत सही निर्णय है और इसके 3 आयाम हैं। बहुत सारे लोग बहुत जैसे कहते हैं ना कि देख नहीं पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा और कितना सही फैसला भारत सरकार ने लिया है। लोग जैसे कहते हैं ना कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तक देख रहे हैं कि 50 पैसे फालतू मिल जाते, 1 रुपए फालतू मिल जाते। मैं इसका विश्लेषण मेरे हिसाब से करूंगा, अगर आपका इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार क्लाइमेट चेंज के कारण आपको जो वीट प्रोडक्शन हुआ है उसमें 10 से 15% की गिरावट की उम्मीद है और इसीलिए आपने देखा होगा काफी कम प्रोक्योरमेंट और एफसीआई के पास हुआ है। जी तो जी। एक तो अगले साल मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि इस बार मार्च में 122 साल से का एवरेज में टेम्परेचर ज्यादा था और वीट एक कोल्ड क्लाइमेट क्रॉप है जो सर्दी की फसल है, सर्दियों में होती है और कहीं हम उसको कर नहीं सकते। इसलिए आप देखेंगे कि जो भारत के ठंडे प्रदेश हैं जनरली वीट वहां होता है और सर्दियों के मौसम में होता है। जी। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो मैं सोचता हूं डिप्लोमेटिक और राजनीतिक है, जिसपे चर्चा देश में लोग नहीं कर रहे हैं। इस समय भारत में वीट के जो कंपनियां रेट दे रही थी वो दे रही थी 22-23 रुपए और अंतरराष्ट्रीय बाजार में वीट का रेट है 37 रुपए से लेकर 50 रुपए, 51 रुपए तक। जी जी। अब ये कंपनियां भारत के किसान का वीट 22 रुपए में खरीद के अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40, 45, 50 रुपए किलो बेचती। अब भारत की संपदा को मैं 20-22 रुपए में खरीदूं और 40 रुपए में वर्ल्ड मार्केट में बेचूं तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। दूसरा, इस समय पूरी दुनिया में सबको पता है वीट की शॉर्टेज है और रेट बढ़ रहे हैं। जैसे हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी करी, एक बहुत बड़ा मौका है वीट डिप्लोमेसी करने का। हमारे पास जितनी वीट की प्रोडक्शन है और हमारे स्टॉक्स में जितना प्रोडक्शन है, इस समय स्टॉक है जो एफसीआई के पास और देश की खपत है, मैं ये तो कह सकता हूं कि शॉर्टेज नहीं है,
लेकिन वीट को भारत के हितों में और भारत के किसानों के हितों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत जरूरी है समझना। तो पहली बात तो ये है कि जब आपने वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाया तो नुकसान किसका हुआ? किसान का तो वीट बिक चुका 20-22 रुपए में, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अब जो माल बचा हुआ है वो व्यापारियों के पास बचा हुआ है, कंपनियों के पास बचा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छे मुनाफे पे उसको बेचना चाहते थे। भारत सरकार ने कहा कि भाई आपको अगर बेचना है तो आप पहले भारत में बेचिए, क्योंकि इस समय भारत में वीट की जरूरत है और वीट का रेट बढ़ रहा है। तो एक तो भारत के कंज्यूमर को रिलीफ मिले, किसान का तो माल बिक चुका बहुत सारी जगह पे, थोड़ा बहुत होगा 5, 10, 15% जो भी होगा। लेकिन उससे बड़ी बात जो है कि आज अगर वीट किसान जो बचा हुआ वीट है वो भारत सरकार के पास आता है, तो भारत सरकार उसी वीट को जिस देश को चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आराम से उसको 35-40 रुपए में बेच सकती है। तो भारत के किसान का वीट जो 20-22 रुपए में प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां ले जाती, भारत सरकार उसी बाजार में 35, 40, 45 रुपए में उस वीट को बेच सकता है। तो जो सरप्लस आपने प्रॉफिट कमाया वो वापस भारत में आएगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी बेचती तो ना वो पैसा आपको मिलता, ना आपके देश में वो पैसा आता। जब आप पेट्रोल के दाम दे रहे हैं ज्यादा, जब आप फर्टिलाइजर के दाम ज्यादा दे रहे हैं, तो कहां से कंपनसेशन करूंगा मैं? तो भारत सरकार को जब वही चीज के 10-15 रुपए का अगर प्रॉफिट मिल जाता है और भारत सरकार उस प्रॉफिट को वीट प्राइसेस को, मतलब कि फ्यूल प्राइसेस को और फर्टिलाइजर प्राइसेस को मैनेज करने में लगाती है, तो मुझे लगता है ये एक समझदारी का कदम है, पहला। दूसरा, दुनिया में जिस देश को आज वीट चाहिए, अब उसको प्राइवेट कंपनी के साथ बात करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा मोदी जी से बात करने की जरूरत है। और जब दो देश आपस में बात करते हैं तो एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, हम भी उनसे कुछ चीज ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा वीट इंपोर्टर है और भारत पाम ऑयल दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और इंडोनेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वीट में आज भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडोनेशिया ने, आपको देखा होगा, थोड़े दिन पहले पाबंदी लगाई थी जिससे हमारे तेल के आयात बढ़ गए थे, दाम बढ़ गए थे आयात के। आज हम बार्टर तो कर सकते हैं कि आप हमें जितना दे रहे हो उसके अगेंस्ट हम आपको वीट दे देते हैं, तो दोनों तरफ, दोनों देशों का फायदा हो सकता है। ये डिप्लोमेसी आप कर सकते हैं आज। अगर यही चीज कोई और प्राइवेट कंपनी कर दी तो वो तो अपना मुनाफा कमा लेती, देश को कोई फायदा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत, मेरे हिसाब से, जिसे आप कहते हैं एक अच्छी शतरंज की चाल है, समझदारी से उठाई गई है। अब भारत सरकार इसको किस तरह से आगे चलती है ये सरकार को सोचना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आज भारत सरकार वीट के माध्यम से एक वीट डिप्लोमेसी कर सकती है, जैसे हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी करी। जो छोटे छोटे देश हैं जिनको वीट चाहिए वो सारे भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हमें उसका फायदा मिलेगा, उनको वीट मिलेगा, हमें वीट के अच्छे दाम मिलेंगे, और जो मुनाफा भारत सरकार को होगा वो कोई प्रधानमंत्री या मंत्री जेब में तो रखेंगे नहीं, आएगा तो इसी देश के काम। तो मैं 20 रुपए में क्यों वीट एक्सपोर्ट करूं जब मैं वही वीट 40 में एक्सपोर्ट कर सकता हूं? तो वो ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए। इसीलिए एक्सपोर्ट बैन होने से मुझे लगता है ये बहुत समझदारी का कदम है। नुकसान जरूर कुछ व्यापारियों को होगा, लेकिन इसमें राष्ट्रहित है, मुझे लगता है ये सही कदम। बहुत विस्तार से आपने इसे समझा दिया है। राजीव जी, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अप्रैल 2020 से भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं पूर्वी लद्दाख में। कुछ शरारतें चीन करता रहा है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर भारत को चीन का साथ मिला है। ग्लोबल टाइम्स में ये छपा है कि भारत ने जो फैसला किया है पाबंदी लगा करके निर्यात पर गेहूं के, वो बिल्कुल सही है, और यूरोपियन कंट्रीज को इस पर चिल्लपों करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई, मतलब उसका हक नहीं बनता है। ये जो अन्न उत्पादक देश हैं वो अपनी नीतियां अपने हित में तय करेंगे, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने रूस से
ईंधन खरीदने के मसले को लेकर के भारत को नसीहत देने की कोशिश की थी, उसमें तो हमारे विदेश मंत्री ने उनको करारा जवाब दिया था, ठोक करके जवाब दिया था कि जितना भारत अपनी ज़रूरत के लिए 1 महीने में खरीदता है रूस से, उतना यूरोपियन कंट्रीज सुबह से लेकर दोपहर तक खरीद लेती हैं। तो आप अपने आंकड़े देख लीजिए। तो चाइना एक तरीके से भारत के साथ कम से कम इस मुद्दे पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, चीन भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ है, चीन रूस के साथ खड़ा हुआ है। चीन ने ये जो स्टैंड लिया है वो दरअसल इस वजह से लिया है कि चीन इस समय रूस के साथ है और भारत की जो विदेश नीति इस समय है वो रूस के हित में जा रही है। मतलब जिस तरह से यूरोपीय देश या अमेरिका चाहते हैं कि भारत खुल करके रूस की निंदा करे, एकदम से उनके पाले में चला जाए, भारत वैसा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत एकदम रूस के पाले में भी चला गया है, वो भी नहीं है, लेकिन जो यूरोपीय देश चाहते हैं, जो अमेरिका चाहता है, वैसा भारत नहीं कर रहा है और इस लिहाज से वो रूस के प्रति झुकाव एक तरह का दिखा रहा है। और चीन का एक सीधा सीधा भाईचारा गठबंधन जो भी कह लीजिए वो रूस के साथ है। तो इस समय चीन की ये जो प्रतिक्रिया आई है, ये सधी हुई प्रतिक्रिया दरअसल रूस के हित को ध्यान में रख करके है, भारत के हित को ध्यान में रख करके नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी और विजय जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए, और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि एक्चुअल में जो महंगाई इस समय बढ़ रही है, चाहे थोक चाहे खुदरा, उसके कारण क्या हैं और ये नीचे आए इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं। और थोड़ा ऐसे समय संयम की आवश्यकता भी होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को जो करना है वो कर रही हैं, उनका वो धर्म भी बनता है कि वो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।